आपका बंटी भाग 15। एक फैसला जिसने सब बदल दिया। जस्टिफिकेशन। पर क्यों? किस बात के लिए? क्या किया है शकुन ने? अजय बंटी को ले जाना चाहते थे और वह खुद जाना चाहता था। उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता था। इतनी कोशिश करने पर भी बंटी को इस घर में रचा पचा नहीं सकी। वह इसे अपना घर समझ ही नहीं सका। पता नहीं क्या चाहता था वह इस घर से, नहीं शायद सकून से। अजय ने भी न जाने क्या चाहा था उससे। वह नहीं दे पाई तो अजय उसकी जिंदगी से निकल गया। अब बंटी भी कुछ चाहता था। पता नहीं बंटी ही चाहता था या कि अजय ही बंटी में उतर कर नए सिरे से फिर वही चाहने लगा था जो तब वह उसे नहीं दे पाई थी। नहीं, यह उसका भ्रम है। अजय उससे कुछ नहीं चाहता। वह अपनी भरी पूरी जिंदगी जी रहा है। उसने सकून को काट दिया है। शायद कोई कसक भी बाकी नहीं है। पर जब सकून ने अपने जीवन को भरा पूरा करना चाहा, अजय की कसक को भी धो पहुंचना चाहा, तो बंटी। सब लोग केवल उससे चाहते ही हैं और वह उनकी चाहनाओं को पूरी करती रहे। यही एकमात्र रास्ता है उसके लिए। बस वह कुछ ना कहे। जहाँ चाहती है वहीं गलत क्यों हो जाती है? ऐसा अनुचित असंभव भी तो उसने कुछ नहीं चाहा। एक सहज सीधी जिंदगी जिसमें रहकर वह कम से कम यह तो महसूस कर सके कि वह जिंदा है। केवल सूरज डूब उग कर ही उसे रात होने और बीतने का एहसास ना कराए। उसके अतिरिक्त भी कुछ हो। कितने सहज स्वाभाविक इच्छाएं थीं उसकी। फिर भी सब गलत। केवल इसलिए कि वे उसकी थीं। जहाँ जस्टिफिकेशन है समझ लो वहाँ गिल्ट है। आदमी अपने गिल्ट को जस्टिफाई ना करे तो। शायद कभी किसी संदर्भ में यह डॉक्टर ने ही कहा था। कहा होगा। सकून को लग रहा है उसके मन में इस समय कुछ नहीं है। न गिल्ट न जस्टिफिकेशन। कुछ है तो सिर्फ दुख कि बंटी चला गया। कि बंटी एक दिन भी वहाँ खुश नहीं रहेगा। ना उस घर में ना हॉस्टल में। बिना सकून के वह कहीं खुश रह ही नहीं सकता। और इन दिनों तो सकून के साथ भी वह समझ ही नहीं सका कि सकून से बदला लेते लेते कितना बड़ा बदला उसने अपने आप से ले लिया है। सकून को कष्ट देने के लिए कितना बड़ा कष्ट उसने अपने आप को दे डाला है। वह नहीं समझ सका। पर सकून तो अब समझ रही थी। फिर भी वह चुप रही। क्या वह यह नहीं महसूस करने लगी थी कि बंटी अब उसके जीवन की सहज गति में एक रुकावट बन गया है? जिस नई जिंदगी की शुरुआत का सारा आयोजन उसने कर डाला, वह शुरू होकर भी जैसे शुरू नहीं हो पा रही है। कि बंटी उसमें जब तब दरार डाल देता है। कन्फेशंस नहीं, उसे कुछ कन्फेस नहीं करना। आदमी शायद कन्फेस इसलिए नहीं करता है कि दूसरों की नज़रों में गुनाहगार बनकर अपनी नज़रों में बेगुनाह हो जाए। वह अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करता। बड़ी निरीता के साथ उन्हें दूसरे के कंधे पर डालकर स्वयं उनसे मुक्त हो जाता है। पर सकून को ऐसा कुछ नहीं करना। वह कर ही नहीं सकती। बंटी उसके जीवन का अभिन्न अंश है। उसका अपना अंश। उसके जाने का दुख भी उसका अपना है और उसे भेजकर यदि उसने कुछ गलत किया तो वह गलती भी उतनी ही उसकी अपनी है। इन सब को न वह किसी के साथ शेयर कर सकती है, न किसी और के कंधों पर डालकर उस सब से मुक्त हो सकती है। अहम और गुस्से से भरे भरे सकून की लाई हुई चीजों को बिना देखे बिना छुए एक ओर सरका देने, उमड़ते आंसुओं को भीतर ही भीतर रोककर सूखी आंखों से मोटर में बैठकर विदा हो जाने की व्यथा बंटी से कहीं ज्यादा सकून की अपनी व्यथा है। और ऐसी व्यथा जिसे कोई भी बांट नहीं सकता। आज भी नहीं, आगे भी नहीं। कार लौट आई। उसमें से डॉक्टर, अमी और जोत उतरे तो उसे एक बार फिर नए सिरे से धक्का सा लगा। तो बंटी चला गया। और साथ ही ख्याल आया कि इतनी देर से वह ऊपर से चाहे कुछ भी सोचती रही हो, भीतर ही भीतर तो लगातार जाने कैसे कैसे चित्र बनते बिगड़ते रहे हैं। यहाँ के परिचित माहौल और सकून की उपस्थिति में थमा हुआ आवेग स्टेशन के अपरिचित माहौल में फूट पड़ा है। मैं नहीं जाऊंगा। मैं मम्मी के पास जाऊंगा। मम्मी के पास ही रहूंगा। अजय का कातर हुआ चेहरा, डॉक्टर का असमंजस, जोत से चिपक कर खड़ा डरा सहमा बंटी। मम्मी! गाड़ी से उतरकर वह उससे लिपट गया है। दोनों की आंखों में आंसू। गलती हुई बर्फ की दीवार। उस समय जल्दी जल्दी में चाय नहीं पी सके। जल्दी से चाय पिलवा दो तो मैं जाऊं। आई एम ऑलरेडी लेट। बस। गाड़ी भी आधा घंटा लेट थी। और मम्मी, मैंने बंटी को कह दिया है कि वह मुझे चिट्ठी जरूर लिखेगा।
मिस्टर बत्रा को भी कह दिया है कि जाते ही चिट्ठी लिख देंगे और सारी बात यानी जो भी जैसा भी होगा लिख देंगे। और सब चुप। 2 प्यालों में चाय डल गई और 2 गिलासों में दूध। बंटी की कुर्सी खाली है। पापा, हमारा ज्योमेट्री बॉक्स एकदम बेकार हो गया है। हमें नया चाहिए। कल ही हमारा टेस्ट है। आप ड्राइवर के हाथ मंगवा लीजिए। जोत और अमी आज भी अपनी ज़रूरतों के लिए डॉक्टर से ही कहते हैं। बंटी होता तो वहाँ बंटी किससे कहेगा? सर्दी तो खत्म हो ही गई है। 10-15 दिनों में तो पसीने से नहाने का मौसम आ जाएगा। स्टेशन पर तो आज ही बाकायदा गर्मी लग रही थी। गाड़ियों में इतनी भीड़ क्यों जाती है पापा? रोज रोज जाने वाले इतने आदमी कहाँ से आ जाते हैं? गाड़ी लेट थी, स्टेशन पर गर्मी थी, स्टेशन पर भीड़ थी, सब कुछ था। बस जैसा नहीं था तो बंटी। जैसे सब उसके आसपास से कतरा कर निकल रहे हैं। कोई उसके पास नहीं पहुंच रहा या कि पहुंचना ही नहीं चाहता। आज चाय कैसी है? शायद पानी पूरी तरह नहीं खोला। दूसरा पानी आ जाता है। लौटते हुए मैं वर्मा के यहाँ जाऊंगा। तुम भी चलो तो गाड़ी भेज दूं? देख आएंगे। 3-4 दिन से जा नहीं पाया। सकून ने डॉक्टर की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, आज रहने दो। हैं? अच्छा। डॉक्टर मुड़ गए। पापा, हमारे लिए भी कोई चीज़ अच्छी सी। सायास ढंग से बोले हुए ये अनायास वाक्य, जैसे सब ने तय कर लिया है कि कोई भी उस विषय पर कुछ नहीं बोलेगा। और ये वाक्य उस तक पहुंचकर भी नहीं पहुंच रहे हैं। सेतु नहीं बन रहे हैं। सेतु? बंटी सेतु नहीं बन सका, इसलिए शायद उसे भी कट जाना पड़ा। डॉक्टर चले गए। अमी और जोत पढ़ने बैठ गए। सब कुछ कितना सहज स्वाभाविक हो आया। कहीं कुछ नहीं, जैसे एक अनावश्यक प्रसंग था ऊपर से थोपा हुआ। उसे एक न एक दिन समाप्त होना ही था। सब लोग जैसे इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह भी सचमुच, वह भी कहीं चाहना ही तो लगी थी। उसे खुद लगने लगा था कि वह एक अनावश्यक तत्व, शायद वह हो ही गया था। शायद ऐसा ही होता है। यह बच्चा किसका है? बंसीलाल की बहू खुसर पुसर करके पूछ रही थी। इनके पहले वाले आदमी का बच्चा। दबा दबा सा जवाब। दहेज में यही लेकर आई हैं? खी खी खी। और उस हंसी ने उसे भीतर तक तिल मिला दिया था। यह बच्चा? ओह हाँ। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? वर्मा का बुलंद प्रश्न। अरू बत्रा। उतना ही बुलंद जवाब। सवाल और जवाब दोनों में ही तो कुछ था। ना चाहते हुए, टालते हुए भी ध्यान एक क्षण को उस ओर गया था। और फिर रात में सर्दी से अकड़ा, डर से सहमा बंटी उसकी छाती से चिपका था। सांस जैसे हिचकियों में बंध गई थी। यह अक्सर इस तरह डर जाया करता है क्या? पता नहीं। स्वर में नींद की खुमारी थी या कि एक रूखापन, व्याघात पड़ जाने की खीज। कम से कम सकून को ऐसा ही लगा था। और वह बंटी को लेकर हल्के से चौकन्नी हुई थी। ये तो बहुत ही जिद्दी बच्चा है भाई। लगता है तुमने उसे बहुत ज्यादा लाड़ में स्पॉइल कर दिया है। एक हल्का सा आक्रोश था स्वर में। मत इतना सिर चढ़ाओ बहू जी। नहीं, एक दिन आप ही दुखी होंगी। एक सी ही तो बातें थीं, पर अर्थ बदल गए थे, क्योंकि शायद संदर्भ बदल गए थे। और तब पहले दिन का वह चौकन्नापन अनायास ही एक हल्की सी अपराध भावना में बदल गया। जैसे जिद बंटी ने नहीं की, उसने खुद की है। एक गलत और अनुचित जिद। पता नहीं, मन का भाव शायद चेहरे पर अंकित हो आया था। डॉक्टर ने कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बुरा मान गई? उसने झूठ बोला था और साथ ही लगा था कि अब पता नहीं कितनी बार उसे झूठ बोलना पड़ेगा। डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे, मानो बंटी ने जो कुछ किया है उसने कतई परेशान नहीं किया है उन्हें। वह भी मुस्कुराई, मानो उसने डॉक्टर की बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना है। असली बात पर नकाब डालने का सिलसिला उसी दिन से शुरू हुआ था, कम से कम बंटी को लेकर। और फिर एक नकली सा व्यवहार, या कि असली व्यवहार में भी नकलीपन का एहसास। या तो इस विषय पर बात होती ही नहीं, या होती तो बहुत ही संभल संभल कर। पर बंटी था कि हर दिन एक नया हंगामा। कुछ भी होता और मन ही मन सकून अपने को सफाई देने के लिए तैयार करती थी। पर डॉक्टर देख जानकर भी चुप रह जाते तो उनकी चुप्पी बंटी की जिद, बंटी के हंगामे से भी ज्यादा बड़ा बोझ बनकर सकून के मन पर छा जाती। अपनी हर समस्या, अपने हर बोझ को बड़े निर्द्वंद भाव से डॉक्टर के कंधों पर डालकर निश्चिंत हो जाने वाली सकून के मन में एक कोना उभर आया था, जिसकी बात वहीं गुमरती रहती थी। और सकून थोड़ी सी भयभीत रहती थी कि कहीं यहाँ की बात बाहर ना आ जाए। साथ ही आशंकित भी कि कहीं यह कोना अपनी सीमा तोड़कर फैलना ना शुरू कर दे और फिर फैलता ही चला जाए।
फैलता ही चला जाए। वह जानती थी कि ये कोने जब होते हैं तो कितने पैने होते हैं, कैसे इनसे सब कुछ कटता चलता है, विश्वास, सद्भावना, अपनत्व। सारी की सारी जिंदगी बंट जाती है खंडों में, टुकड़ों में, कि इसके बाद एक पूरी जिंदगी जीना नहीं, वह अब और उस सब से गुजरना भी नहीं चाहती। बड़ी से बड़ी कीमत भी चुकानी होगी तो चुका देगी। कीमत चुका दी और लग रहा है कि वह जैसे एकदम खाली और खोखली हो गई है। मम्मी, हमें ग्रामर समझा दो। लेटे ही सकून ने पास खड़ी जोत को देखा। स्वर में ऐसा आग्रह है, याचना जैसा। हमेशा क्या वह इसी तरह कुछ कहती मांगती है? कभी ध्यान ही नहीं गया। अब शायद नए सिरे से अमी और जोत से परिचित होना पड़ेगा। अभी तक तो ये लोग भी बंटी के साथ इस तरह जुड़े हुए थे कि कभी अलगाव महसूस ही नहीं हुआ। बंटी के साथ साथ इन दोनों का काम भी होता ही चलता था। अब देखो तो जोत, अमी क्या कर रहा है, उसे भी यहाँ बुला लो। दोनों यहीं पढ़ो। अमी, जोत दौड़ती हुई चली गई। बंटी को उसने कभी इस कमरे में बैठकर नहीं पढ़ाया। वह कभी आता भी नहीं था। जाने कैसा एक सहमा सहमापन सा उसके मन में घर कर गया था। आज उस कमरे में जाते हुए वह सहम रही है। वह मेज, वह कोना। मम्मी, मैंने 4 सम्स कर लिए, 5वां कर रहा हूँ, कुल 10 करने हैं। बस होमवर्क खत्म, होमवर्क फिनिश। दोनों बच्चे अपना अपना काम करने बैठ गए तो ख्याल आया, बिना बंटी के वह इन लोगों को उसी तरह प्यार कर सकेगी जैसे बंटी को करती थी? इन्हें उतना ही अपना समझ सकेगी? शायद नहीं। मीरा भी बंटी के लिए ऐसे ही सोचेगी। वह भी उससे कभी जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगी, उसे कभी अपने बच्चे की तरह प्यार नहीं करेगी। एकाएक सकून ने कापी पर झुके हुए अमी को खींचकर अपनी गोद में भर लिया। उसके दोनों गालों पर प्यार किया। अमी सकपका सा गया और फिर अलग हो गया। जोत अजीब सी नजरों से देखने लगी। ऐसा करने पर बंटी कभी उसके गले में बांह डाल दिया करता था। अक्सर वह उसकी गोद में लेटकर ही पाठ याद किया करता था, जोर जोर से बोलकर। और जब तक बंटी पढ़ता था, सकून कुछ नहीं कर सकती थी। समय के साथ सब कुछ कैसे बह जाता है। अजय का पत्र बीच में पड़ा था। सकून और डॉक्टर आमने सामने बैठे थे। दोनों के बीच एक मौन घिराया था, एक तनावपूर्ण मौन। कम से कम सकून को ऐसा ही लगा था। अजय ने बहुत संयत ढंग से लिखा था। लिखा ही नहीं, एक तरह से आग्रह किया था कि अब बंटी को वह अपने पास ही रखना चाहता है। फिर भी इस विषय में इन दोनों की राय के बिना वह कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर ने पत्र पढ़ लिया था और चुप हो आए थे, और सकून के मन में हजार हजार बातें एक साथ आ जा रही थीं। वह बंटी को भेज दे और अपने घर के इस तनाव से मुक्त हो जाए। वह बंटी को क्यों भेजे? अजय किस अधिकार से उसे अपने साथ रखना चाहते हैं? उसने शादी कर ली है, इसलिए उसका बंटी पर से अधिकार समाप्त हो जाता है? तो अजय ने भी तो शादी कर ली है। डॉक्टर जान ले कि इस घर के लिए बंटी अनावश्यक हो, फालतू हो, पर कोई है, एक ऐसा भी घर है जहां बंटी की आवश्यकता है, बंटी की प्रतीक्षा है। यहाँ बंटी एक जिद्दी एबनॉर्मल बच्चा हो सकता है, पर वहाँ कि अजय का सकून से चाहे कोई संबंध ना रहा हो, पर बंटी से उसका संबंध है, आत्मीयता का, अपनत्व का, रक्त का। अब बंटी को लेकर वह इतना अपराधी महसूस नहीं करेगी। डॉक्टर चाहें तब भी वह नहीं भेजेगी। सकून के साथ उन्हें बंटी को भी स्वीकार करना ही होगा। बंटी उसके साथ था और हमेशा रहेगा। बातें हैं कि एक के बाद एक फिसलती चली आ रही हैं। तुमने कुछ कहा नहीं पत्र पढ़कर? और सकून ने बहुत ही भेरती सी नजरों से डॉक्टर को देखा, मानो उसे केवल शब्दों पर ही विश्वास नहीं करना है, उन्हें ही अंतिम नहीं मानना है, उसके भीतर छुपे अर्थों को भी देखना है। वह भीतर ही भीतर कहीं बहुत चौकन्नी हो आई। असमंजस और दुविधा में लिपटे डॉक्टर चुप, और वह चुप्पी ही हजार हजार अर्थ प्रकट करने लगी। बताओ ना, क्या जवाब दूं अजय को? सकून ने जैसे जवाब चाहिए ही, वह भी डॉक्टर से ही। मैं मिस्टर बत्रा को बिल्कुल नहीं जानता। उन्होंने ये क्यों लिखा है, यह भी नहीं समझ सका। क्या जवाब हो सकता है इसका? मैं क्या बताऊं? वही तटस्थता, वही उपेक्षा, बोलकर भी चुप रहना, क्या इसी को नहीं कहते? सकून क्या जानती नहीं कि डॉक्टर इसी तरह चुप रहेंगे? पर क्यों? क्यों? अभी चाची अम्मा लिखें कि अम्मी और शुरू से मैंने पाला है, उसे मेरे पास भेज दो, तो तुम जवाब नहीं दोगे, कुछ नहीं बताओगे? आवेश से जैसे उसका स्वर कांपने लगा। वह बात बिल्कुल दूसरी होगी। डॉक्टर का स्वर कभी भी कहीं से भी विचलित क्यों नहीं होता? कैसी आस्था है, कौन सा विश्वास है ये अपने ऊपर, जो कहीं भी डिगने नहीं देता? डॉक्टर के सधाव के सामने सकून जैसे और ज्यादा ज्यादा बिखरा महसूस कर रही है। बात दूसरी नहीं है, बस यह कहो
कि बच्चा दूसरा है। अम्मी तुम्हारा बच्चा है, तुम उसके बारे में निर्णय ले सकते हो। बंटी तुम्हारा। सकून और डॉक्टर की दोनों हथेलियां सकून के कंधों पर आ टिकी। बात बीच में ही टूट गई। सकून एकटक डॉक्टर का चेहरा देखती रही। क्या था डॉक्टर के स्वर में, डॉक्टर के चेहरे में, कि मन का आवेग जैसे अपने आप ही धीरे धीरे उतरने लगा। पागल हो गई हो, लगता है इस पत्र ने परेशान कर दिया है। पर इस तरह परेशान होने से तो कोई चीज हल नहीं होती। सकून को लगा जैसे उसके कंधे डॉक्टर की हथेलियों पर टिक गए हैं। तुम लोग अपने ईगो को ऊपर ना रखकर बंटी को ऊपर रखो। आई मीन उसकी दृष्टि से सारी बात सोचो तो ज्यादा सही होगा। वही सदा हुआ सर, सुलझी हुई दृष्टि, संशय और संदेह के उभरे हुए सारे कांटे जैसे उलटकर उसे ही बेधने लगे। उसका अपना कुंठित मन बातों को, व्यक्तियों को कभी सही रूप से नहीं ले सकेगा। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं ही बंटी को अपने साथ लंबी ड्राइव पर ले जाऊंगा। बहुत प्यार से, विश्वास में लेकर उससे पूछूंगा, उसकी मनस्थिति जानने की कोशिश करूंगा, क्यों वह यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। क्या बताऊं सकून, मुझे समय नहीं मिलता। ये सब डॉक्टर कह रहे हैं, एक बार भी यह नहीं कहा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो मैं बंटी को ले जाऊं। एक बार भी क्या इनको यह ख्याल नहीं आता कि बंटी को लेकर वह डॉक्टर की ओर से उतनी आश्वस्त नहीं हो पाती, कोशिश करके भी नहीं हो पाती, कि वह इस प्रसंग को लेकर अपने और डॉक्टर के बीच में एक हल्की नामालूम सी दरार महसूस करने लगी है, और हमेशा आशंकित रहती है कि वह दरार धीरे धीरे कहीं खाई में ना बन जाए। फिर एक और खाई। मैं तुम्हें भी नहीं ले जाऊंगा, समझी। जवाब उसके बाद हो आएगा। ओके। और एक बार जोर से उसके कंधे थपथपाकर उन्होंने हाथ हटा लिए। उनके इस अतिरिक्त विश्वास के सामने सकून का अविश्वासी मन जैसे हार गया। वह अपनी ही नजरों में बहुत अपराधी हो उठी। अपराधी और छोटी। क्यों वह चीजों को गलत रूप में लेती है, क्यों नहीं सही ढंग से देख पाती। पर शायद चीजें ही गलत थीं, और इसीलिए देखने का हर सही ढंग भी घूम फिर कर आखिर में गलत हो ही जाया करता था। सकून जानती थी कि अजय घर नहीं आएगा, पर डॉक्टर का घर आने के लिए आग्रह करने स्टेशन तक जाना उसे अच्छा लगा। लेकिन जब अजय ने 4 बजे आने को कहा तो डॉक्टर ने बताया कि वह उस समय तक मीटिंग में रहेगा। शायद वे चाहते हों कि यह बात सकून और अजय आपस में ही तय करें कि डॉक्टर एक बाहरी आदमी की तरह क्यों रहे। डॉक्टर की उस समय अनुपस्थिति रहने की बात उसे कहीं अच्छी भी लगी थी और बुरी भी। उसे खुद नहीं मालूम कि उसे कैसा लगा था। पता नहीं उसे क्या हो गया है कि एक बात एक ही समय में उसे अच्छी भी लगती है और बुरी भी। शायद कुछ और भी लगता है। हर बात कितने कितने स्तरों पर चलती है उसके मन में। वह खुद कुछ नहीं समझ पाती। हर बात उसके लिए जैसे एक पहेली बन जाती है, या फिर वह खुद अपने लिए एक पहेली बन जाती है। डॉक्टर कैसे एक ही स्तर पर जी लेते हैं, एक सुलझी हुई सहज जिंदगी। उसे डॉक्टर से ईर्ष्या भी होती है, डॉक्टर पर गुस्सा भी आता है। क्यों नहीं वह सकून के मन में होने वाले द्वंद्वों को समझ पाते, उसके हर पहलू, हर स्तर को देख पाते। पर क्या वह उन सब को देख समझ पाती है, या कि कोई भी उसे समझ पाएगा। टुकड़ों में बंटी यह जिंदगी, और हर टुकड़ा जैसे अलग ढंग से सोचता है, अलग ढंग से धड़कता है। अजय 4 बजे घर आ रहा है, यह बात उसे अच्छी भी लग रही है और बुरी भी। मन में कहीं एक संतोष है, एक इच्छा है कि एक बार अजय को अपना सुख और अपना वैभव ही दिखा दे। एक कचोट है कि बंटी ने पत्र लिखकर उन सारे सुखों के अस्तित्व को धूल में मिला दिया है। अब सब कुछ कितना बेईमानी हो उठेगा। साथ ही एक आशा भी है कि आवेश में आकर बंटी ने लिख चाहे जो कुछ दिया हो, वह जाएगा नहीं। वह यहाँ रोए या तूफान मचाए, सकून से चाहे कितना ही कटा कटा फिरे, पर सकून के बिना वह कहीं नहीं रह सकता। एक रात को वह सर्किट हाउस रह नहीं सका था, वह हमेशा रह सकेगा। बच्चों का गुस्सा, बच्चों का मन, बच्चों का अहम, कितना छोटा और कितना निरीह होता है सब कुछ। फिर बंटी जो छाया की तरह चिपक कर रहा है उसके साथ। अकेला तो मैं कभी जा ही नहीं सकता, इस वाक्य को जैसे वह पकड़े बैठी है। भूल ही गई कि उसके बीच से 9-10 महीने का समय बीत चुका है, परिवर्तनों से भरा हुआ समय। दिन भर सकून तैयारी करती रही थी, हर चीज लकदक, और मन ही मन अपने को साधती भी रही थी, और इस बार बहुत सहज होकर ही
वह अजय से मिलेगी। इस असहज प्रसंग को वह अपने व्यवहार से इतना सहज बना देगी कि अजय खाली हाथ लौटें तो भी कचोट लेकर ना लौटें। यहाँ का सब कुछ देखकर बंटी को ले जाने की बात उन्हें खुद बेतुकी सी लगे कि वे खुद आश्वस्त हो जाएं। पत्र भी तो उसने बहुत सहज ढंग से ही लिखा था। चाय की मेज पर घिर आए मौन के नीचे उसकी सहजता अपने आप ही गलने लगी। मेज पर ढेरों चीजें फैली पड़ी थीं। उसने खुद सब कुछ बड़े जतन से बनाया सजाया था, पर अजय का ध्यान उधर नहीं था। एक बार उसने अमी और जोत से जरूर बात की थी। प्यार से ही कुछ कहा पूछा और फिर नज़र बंटी के चेहरे पर टिक गई और बस फिर वहीं टिकी रही। तब नए सिरे से उसका अपना ध्यान बंटी की ओर गया। वह उसे देखने लगी, अपनी नज़रों से नहीं, जैसे अजय की नज़रों से, और भीतर सब कुछ गड़बड़ाने लगा। कितने दिनों बाद अजय और सकून आमने सामने एक कमरे में बैठे हुए हैं। घर के एक कमरे में। कमरा बहुत कोजी है, पर मन शायद उतना कोजी नहीं है। कम से कम सकून को ऐसा ही लगने लगा है। एक घबराहट इम्तिहान में बैठने के पहले जैसी। बंटी के बारे में कुछ सोचा? सकून की नज़रें अजय के चेहरे पर टिक गईं। किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है वहाँ। प्रश्न भी ऐसा कि कोई जिद और दुराग्रह नहीं, बस जैसे साथ बैठकर सोचने की बात हो ही। तो आज भी ऐसा कुछ है जिस पर साथ बैठकर सोचा जाए, और छड़ांस को फिर जैसे नए सिरे से लगा कि वे साथ बैठे हैं। यह सही है कि बंटी को अब मैं अपने साथ ही रखना चाहता हूँ, फिर भी यह निर्णय मैं अकेले नहीं ले सकता। मेरा मतलब, पर इस समय तो बंटी वैसे भी नहीं जा सकता। अगले महीने उसकी परीक्षाएं हैं। एक साल खराब नहीं हो जाएगा? अजय कुछ इस नज़र से देखने लगा मानो पूछ रहा हो, बस यही आपत्ति है? तो सकून को लगा जैसे उससे गलती हो गई। आपत्ति उसे कहीं और से शुरू करनी थी। वह जैसे अगली बात सोचने लगी। कलकत्ते में सेशन जनवरी से शुरू होता है और अप्रैल तक एडमिशन हो जाते हैं। मेरा परिचय है, नए लोगों के बीच ये बहुत सहम जाता है। यूं भी इस उम्र में ही बहुत इंट्रोवर्ट होता जा रहा है, मुझे लगता है। सो तो मैंने भी देखा है। सवेरे बिल्कुल बोला ही नहीं, अभी भी एकदम सहमा हुआ चुपचाप, और अजय खुद चुपचाप हो गए, जैसे कहीं गहरी चिंता में पड़ गया हो, जैसे कहीं से दुखी हुआ आया हो। सकून का वार जैसे उलटवार उसी पर आ गया, और अनायास ही मन के भीतर की परतें और एक एक परत पर उठने वाली अनेक अनेक बातें कुल बनाने लगी। मन हुआ कि कहे यह एक तलाकशुदा माँ बाप का बच्चा है, इसलिए कहीं एबनॉर्मल है कि वहाँ जाकर ही इसे कौन परिचित मिल जाएगा। कहने भर को तुम चाहे इसके पापा हो, पर कितना जानते हो तुम इसे, और कितना जानता है यह तुम्हें। तुम इसके कपड़ों को देखो तो पहचान सकते हो, जानते हो इसके कितने नंबर का जूता आता है। अगर बंटी राजी हो जाए और मैं इसे अभी अपने साथ ले जाऊं, तो तुम्हें कोई ऐतराज होगा? बार बार आना जरा। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। सच पूछो तो मैं खुद अब यही चाहने लगी थी कि इसे तुम्हारे पास ही भेज दूं। बहुत रख लिया, अब कम से कम मैं अपनी जिंदगी जीऊं। एक परत पर उभरा और उससे भी भीतर की परत पर उभरा। अच्छा है तुम्हारे और मीरा के बीच में भी दरार पड़े। हर दिन एक परेशानी, हर दिन एक तूफान। पर ऊपर उसने बहुत संयत ढंग से केवल इतना ही कहा, आप बंटी से ही पूछ लीजिए। हम लोग अपनी अपनी इच्छाएं क्यों थोपें उस पर? और उसे खुद ही लगा कि कहने वाली और सोचने वाली सकून एक ही है। बंटी आया तो उसने जैसे अपने को कटघरे में खड़ा पाया, फैसले की प्रतीक्षा करते हुए। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। और कमरे का सारा सामान, झूलते हुए पर्दे, झिलमिलाता झाड़ फानूस, सब एकाएक धूमिल हो उठा। चारों ओर बिखरे वैभव जैसे एक बिंदु में सिमट आया। मन में कुछ बुरी तरह सुलगने लगा। मन हुआ कि हाथ पकड़कर बंटी को भीतर ले जाए और कहे कि बैठकर पढ़ो, या एकदम निकाल दे कि जाओ, अभी जाओ। पर नहीं, वह कुछ नहीं कर सकती। यहाँ आने के बाद से ही वह बंटी पर धीरे धीरे अधिकार खोती रही है। आज तो चाहकर भी वह कुछ नहीं कह सकती, या कि वह कुछ भी क्यों कहे। अजय अकेले बंटी को लेकर घूमने निकला तो ख्याल आया, उस दिन डॉक्टर अकेले बंटी को लेकर लंबी ड्राइव पर जाने वाले थे, उसे समझने और समझाने के लिए। प्यार से उसके
मन में एक नया विश्वास जगाने, एक अपनापन। उस दिन वह नहीं हो सका और इसलिए आज यह हो रहा है। और इस समय छत पर अकेले खड़े-खड़े उसे ख़्याल आ रहा है, कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं। शकून ने शादी कर ली और उससे अजय के अहम को कहीं चोट लगी है। बंटी को ले जाकर वह केवल अपने इस आहत अहम को सहलाना चाहता है। वह शकून और टॉर्चर करना चाहता है। जब अजय ने शादी की थी तो कभी उसने भी ऐसा ही सोचा था कि बंटी को वह कभी अजय के पास नहीं भेजेगी। यहाँ तक कि अब बंटी से उसका मिलना जुलना भी बंद करवा देगी। बंटी को लेकर वह अजय को टॉर्चर कर सकती है, करेगी। सच, हम लोग शायद बंटी को मात्र एक साधन ही समझते रहे, अपने अपने अहम, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी अपनी कुंठाओं के संदर्भ में ही सोचते रहे। बंटी के संदर्भ में कभी सोचा ही नहीं। 2 घंटे से खड़ी खड़ी वह बंटी के नाम पर अपने डॉक्टर और अजय से जुड़ने कटने की बातें ही तो सोचती रही है। एकाएक ही बंटी का टुकुर टुकुर देखता हुआ चेहरा आंखों के सामने उभर आया। बिना बोले मुंह फेरे फेरे ही मानो कह रहा हो, मुझे रोक लो मम्मी, मुझे रोक लो। और फिर तो जैसे हजार हजार चेहरे उसके आगे पीछे घूमने लगे, उसे प्यार करते हुए, उसके गले में बाहें डाले हुए, उसकी बगल में लेटे हुए, नन्हे नन्हे हाथों से क्यारियां खोदते हुए। और उन चेहरों के साथ ही साथ वह कहीं बहुत गहरे में उतर आई, उतरती ही चली गई। उसने तो अब अपने भीतर झांकना ही छोड़ दिया था। अजय से कटकर वह अतीत में डूब गई थी। डॉक्टर से जुड़कर वह फिर वर्तमान में लौट आई और भविष्य में झांकने लगी। पर आज कितनी बातें हैं, कितने चित्र हैं कि उभरते ही चले आ रहे हैं अपने सारे रगो रेशे के साथ। उन्होंने जो किया तो आपकी मट्टी पलीत हुई, और अब जो आप करने जा रही हैं तो इस बच्चे की मट्टी पलीत होगी। कैसा चेहरा निकल आया है। वह उस निकले हुए चेहरे को क्यों नहीं कभी देख पाई। कहाँ होगी फूफी, ये पौधे तो सूख रहे हैं माली। नहीं बहूजी साहब, सूख नहीं रहे, अब तो जड़ें पकड़ ली हैं। कहाँ, ये पत्तियां तो सूख रही हैं। माली की हंसी, ये तो सूखेंगे ही। उस जमीन के खाद पानी की पत्तियां हैं, ये तो सूख कर झड़ जाएंगी, फिर नई पत्तियां फूटेंगी। जड़ पकड़ने के बाद कोई डर नहीं। और उसने खुद उन मरी मुरझाई पत्तियों को झाड़ दिया था। आप बागवानी की बात नहीं समझती, बंटी भैया से पूछ लीजिए, सब बता देंगे। बड़ी कम उम्र में सब सीख लिया है हमारे भैया ने। एक ही बात इतने इतने अर्थ भी लपेटे रह सकती है अपने में। शकून, तुम्हारा बेटा तो कलाकार बनेगा। खड खड झन, शीशियां फूट पड़ी हैं और सारे रंग फैले पड़े हैं। वह रंग की शीशियां और ब्रश भी लेकर आई थी वहां, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी पेंटिंग ही क्या करेगा। पर अपने सब रंग यहीं छोड़ गया। क्यों नहीं उसने बंटी को रोक लिया। एकाएक शकून फूट फूट कर रो पड़ी। यह आवेग 1 या 2 दिन का नहीं था, कई दिनों का आवेग था, जिसे वह सादे सादे घूमती थी, कभी भय से तो कभी अपराध से। अब उसे किसी के सामने डरना नहीं है, किसी के सामने अपराधी चेहरा लिए नहीं घूमना है। पर मन है कि इस बात से हल्का हो रहा है, आश्वस्त नहीं हो रहा, सिर्फ रो रहा है, बिसुर बिसुर कर अपने को कोस रहा है। मत रो मम्मी, रो मत। 2 छोटी छोटी बाहें लिपट आती हैं। टुकड़ों में बटी शकून जैसे अपने को समेटने की कोशिश कर रही है, और शकून है कि और टूटती चली जा रही है, बिखरती चली जा रही है। वे बाहें जैसे उसे अपने में समेट नहीं पा रही हैं। शकून, डॉक्टर का स्वर छत के सन्नाटे में यहाँ से वहाँ तक फैल गया। तुम यहाँ हो और नीचे किसी को पता तक नहीं। अरे यह क्या, तुम रो रही हो शकून। और 2 सबल बाहें उसके चारों ओर घिर आईं और धीरे धीरे पूरी की पूरी शकून उनमें अपने आप ही बनती चली गई, सिमटती चली गई। बस 2 नन्ही नन्ही बाहें उन सबल बाहों के नीचे अनदेखे अनजाने ही शायद मसल गईं। अगले पार्ट को सुनने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।